हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए, हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है और एक टॉपिक का डिमांड आ रहा था कि दक्षिण भारत में जो राजवंश है उन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस पर एक वीडियो बनाने से नहीं होगा, इस पर मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे चोल राजवंश। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो ध्यान से आराम से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। चोल राजवंश का जो परिचय होता है, जैसे कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर के कुमारी अंतरद्वीप का विस्तृत जो भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता है। इस प्रदेश में 3 प्रमुख राज्य आते थे, जैसे चोल, चेर और पांड्य। अशोक के 13वें जब शिलालेख हम जानते हैं, जब मैंने आपको कल अशोक के शिलालेखों के बारे में वीडियो प्रोवाइड करा था, एमसीक्यू भी मैंने दिया था। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में इन 3 राज्यों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया। मतलब 13वें शिलालेख में बताया जाता है कि अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया था। ठीक है। चोल इतिहास के जो साधन होते हैं, जैसे साहित्य से, अभिलेख से, सिक्के से और विदेशी विवरण से हम प्राप्त कर सकते हैं। चोल राजवंश की बात करें, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने 9वीं शताब्दी में स्थापना की थी। राजधानी की बात करें तो तंजिया या फिर तंजौर या तंजावुर था। पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल वंश की नींव रखी गई थी। मतलब जब पल्लव वंश को ध्वंस किया गया, उसके बाद यहाँ पर चोल वंश की स्थापना होती है। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न तो डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा जाता है, बताइए। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होता है, चोल वंश से पूछा जाता है कि उसके स्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे। तो विजयालय थे। और राजधानी कहाँ पर थी, तो तंजिया फिर तंजौर, याद रखिए। और नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी। विजयालय ने एक मंदिर का निर्माण भी कराया था, जिसका नाम यहाँ पे याद रखिएगा, निसुम्भसूदिनी देवी का मंदिर का निर्माण विजयालय ने कराया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि चोल वंश की स्थापना तो विजयालय ने किया था, लेकिन चोलों का स्वतंत्र जो राज्य वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। अब आदित्य प्रथम कौन था, तो ये विजयालय का पुत्र था और इनका एक उत्तराधिकारी के रूप में भी आप समझ सकते हो। ठीक है। अब जो आदित्य प्रथम, इसने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर शैव मंदिर जो कि बनवाए थे। राइट। अब इसके बाद आता है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम कौन था, तो ये आदित्य प्रथम का जो कि पुत्र था। ठीक है, आदित्य प्रथम का पुत्र। अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को इसने जारी रखा। मदुरै के पांड्य शासक जो राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण इसने किया था। और राज सिंह द्वितीय जो है वो सिंहल के राजा की सहायता प्राप्त की थी, लेकिन प्रांतक ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को बेघर के युद्ध में, अब यहाँ पे मैंने युद्ध का डेट मेंशन नहीं किया, याद रख लो आप, 915 ईस्वी है। ठीक है, 915 ईस्वी में दोनों को हरा दिया। मदुरै पर अधिकार करने के बाद मदुरै कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके सामने मिल सकता है पेपर में कि मदुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था, तो प्रांतक प्रथम। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी चीजें मैंने आपको बताया अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे बढ़ते। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो राजराज प्रथम। ध्यान दीजिए, प्रांतक के बाद हम यहाँ पे देखेंगे राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक के रूप में इसको जाना जाता है, राजराज प्रथम को। प्रांतक द्वितीय का ये पुत्र था। मतलब और भी शासक हुए थे प्रांतक प्रथम के बाद, और भी शासक हुए, फिर यहाँ पर हम प्रांतक द्वितीय के पुत्र जो कि राजराज प्रथम को जानते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अरिमोली वर्मन के नाम से भी इसे जाना गया। ठीक है, अरिमोली वर्मन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, ध्यान से देखिए कि राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था, या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जो कि एक शिव मंदिर था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने, राजराजेश्वर यानी राजराज प्रथम ने, ये शैव धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे कह रहा है कि अरिमोली वर्मन राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो ये अरिमोली वर्मन था, यानी अब ये राजराज के नाम से गद्दी पर बैठता है। ध्यान रखना है कि यानी इसने 30 वर्षों तक शासन किया था। चोल राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग के रूप में जाना जाता है। एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि मुमडी चोल मंडलम। ठीक है, मुमडी चोल मंडलम क्या था, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के जीते हुए प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिला लिया और उसे एक नया प्रांत का नाम दिया था, जिसका नाम है मुमडी चोल मंडलम। ठीक है, मुमडी चोल मंडलम। राजधानी इसका रखा था पेलनरुआ। पेलनरुआ इसका राजधानी रखा था, पोलनरुआ। ठीक है, पोलनरुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि महान विजेता के साथ साथ राजराज जो है वो कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। उसने समस्त भूमि की नाप करवाई तथा उचित कर निर्धारण किया।
उसने एक अस्थायी सेना भी रखी थी, विशाल नौसेना का गठन भी किया था। उसने सोने, चांदी, तांबे आदि के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन भी करा था। तो ये था राजराज प्रथम के बारे में, राइट। अब यहाँ पे आता है राजेंद्र प्रथम, जो कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इन दो राजाओं से पूछा जाता है, राजराज प्रथम और यहाँ पे राजेंद्र प्रथम। तो ध्यान से देखिए, राजराज प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। यहाँ पे मतलब राजराज प्रथम ने ऊपर देखा, उसका ही ये पुत्र था राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था, शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। तो ये प्रश्न भी कई बार आपने देखा है, पूछा गया है कि गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने, राइट। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि राजेंद्र प्रथम गजनी के सुल्तान महमूद का जो कि समकालीन था, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि किसके समकालीन था, तो गजनी के समकालीन था, राइट। मतलब महमूद गजनी के जो है, गजनी के शासक महमूद के समकालीन था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर राजेंद्र प्रथम के विषय में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से हमें मिलता है, तो तिरुवालगाडु और या फिर तंजौर अभिलेख से हमें राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रथम की उपाधियों के बारे में लिखा गया। एक तो मुदोकुंड की उपाधि धारण की थी, पंडित चोल की उपाधि धारण की थी, कुदार कुंड और या फिर गंगईकोंड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। ज्यादातर जो पेपर में पूछा था वो आपका यही है, गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे दो चीज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, ये उपाधि थोड़ा याद रखिए। राजेंद्र द्वितीय जो है, ध्यान रखना कि राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे, तो ईशान शिव पंडित। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ईशान शिव पंडित, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश का एक महान शासक के रूप में इसे जाना जाता है। चोल लेखों में एवं परंपराओं में उसे सुंगम इफ्त, ठीक है, तरकीफ्त यानी करों को हटाने वाला कहा गया है इसे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि चिदम्बरम मंदिर में विराजमान विष्णु यानी गोविंद राज की जो मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान करवाया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चोलकालीन जो शासक थे शैव धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखना है कि शैव धर्म के अलावा वैष्णव, बौद्ध, जैन संप्रदाय भी प्रचलित थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। यहाँ से अब स्टार्ट होता है इनके साम्राज्य के बारे में। 6 प्रांतों में विभक्त था, जैसे प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम यानी प्रांत को कोट्टम, कोट्टम को नाडु यानी जिला और नाडु को कई खुर्मों यानी गांव समूह में बांटा गया था। ये इनका जो कि क्रम था, ये पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मंडलम था, उसके नीचे आता था कोट्टम जो कि जिला हो सकता था, मतलब प्रांत कह सकते थे। और प्रांत को फिर यहाँ पे नाडु जिला में बांटा जाता था और कुर्रमों में फिर गांवों में बांटा जाता था। तो ये इस तरह से डिवाइड था इनका। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्रम सजाने के लिए पूछा जा सकता है, राइट। चोल काल की मुख्य विशेषता की बात करें तो स्थानीय स्वशासन इनकी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा ये पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। चोल शासन में सरकारी पद जो था वंशानुगत होता था, सरकारी पद वंशानुगत होता था। चोल राज्य की आय का प्रधान स्रोत भूमि कर के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे भूमि कर 1/3 था, उपज का 1/3 होता था, 1/3 होता था। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा गया, ठीक है, कासू कहा गया। चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे चतुर्थवेदी मंगलम कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और जिस भूमि को दान स्वरूप दिया जाता था उसे ब्रह्मदे कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले उरैयूर था, फिर तंजौर, गंगईकोंड, फिर आता है चोलपुरम और उसके बाद कांची जो कि हम जानते हैं। तनियर क्या था, यहाँ पे याद रखिए कि बहुत बड़ा गांव जिसे एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। अब अलवार और नैनार के बारे में मैंने आपको भक्ति आंदोलन वाला जो कल वीडियो मैंने प्रोवाइड करा था, करीब 23-24 मिनट का वीडियो है,
पूरा भक्ति आंदोलन मैंने उस पे कवर किया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, रामानंद से लेकर के आपका पूरा जो कि महाराष्ट्र के जो भी ज्ञानदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, उन सबको मैंने कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर भक्ति आंदोलन के बारे में आप भूल ही जाओ, दोबारा कुछ कहना ही नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखिए, अलवार और नयनार जो थे वो अलवार जो थे विष्णु के उपासक और नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ट्रिक के माध्यम से अविनाश मैंने आपको बताया था, अ से हो जाता है अलवार और वी से हो जाएगा विष्णु के उपासक, उसी तरह से ना से आपका हो जाएगा नयनार और स से हो जाएगा शिव के उपासक, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। फिर आता है कावेरीपट्टनम। कावेरीपट्टनम चोल काल में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया कि कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का जो कि बंदरगाह था, तो ये चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह था 10वीं शताब्दी में, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कलिंगतुपर्ण। कलिंगतुपर्ण ये क्या था, रचनाकार जो कि जयगोंधर जो कि इसके रचनाकार थे। कौन थे, तो कुलोतुंग प्रथम के दरबारी राजकवि थे ये, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा सकता है कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो पुगलेंदी, कंबन हम सबसे ज्यादा जानते हैं, कंबन और ओटक कटन यहाँ पे याद रखिएगा। ओटक कटन ये थोड़ा सा नाम अटपटा है, याद रखिए। जबकि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में पोन, रत्न और पंपा, ये हम 3 चीज जानते हैं, ये हमेशा पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंबन यहाँ पे याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है उत्तर मेरूर शिलालेख, ठीक है, उत्तर मेरूर शिलालेख। जब पूछा जाए कि चोल काल के जो ग्राम प्रशासन के बारे में उनकी जानकारी कहाँ से मिलता है, तो उत्तर मेरूर शिलालेख से मिलता है। प्रांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित इस शिलालेख से तत्कालिक सभा संस्था शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यानी ग्राम सभा के बारे में अगर पूछा जाए कि जानकारी कहाँ से मिलता है, तो उत्तर मेरूर शिलालेख से। ये प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, पूछा जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार माना जाता है। चोल काल में दास और देवदासी जो प्रथा थी वो प्रचलित थी, ठीक है, प्रचलित थी। इसके बाद सर्वाधिक सुंदर कांस्य मूर्तियों में नटराज की शिव मूर्ति मानी जाती है। और चोल की भूमि की माप जो है वो वेली माना जाता है। चोलों की भूमि माप की इकाई जो होती थी वो वेली होता था। परया क्या होता था, अछूतों को कहा जाता परया। और यहाँ पे पड़पपुर जो होता था, मठों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता पटपपुर, ठीक है। अंतिम चोल शासक जो थे राजेंद्र तृतीय हुए, अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय। आधुनिक भारत की पंचायती राज्य व्यवस्था चोलों की साम्राज्य व्यवस्था से प्रेरित है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। तो चोल वंश से रिलेटेड मैंने सारी चीजें कवर की। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आप देखना चाहेंगे वो फटाफट कमेंट करो, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी कर सकें, ठीक है। आपके लिए सारा नोट्स हमारे पास तो रेडी है ही, बस आप बताओ, वीडियो हम फटाफट शूट करके आपके सामने रख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।